जी अस्सलाम वालेकुम। हाफ सेंचुरी अप हो गई है जी। FAR1 ओनली लेक्चर 50 स्टार्ट करते हैं कैफ 1। हाफ सेंचुरी में बस खुद ही सेलिब्रेट कर लेता हूँ, आप लोग तो हैं नहीं। अच्छा जी, रेक्टिफिकेशन का दिल तो मेरा ये है कि आज आखिरी लेक्चर हो, जितना को हो जाए काफ़ी है। रिवीजन्स ही चल रही हैं बेसिकली, इसके अंदर वो रिवीजन्स जो हर टॉपिक के अंदर ही इस्तेमाल होनी है हमारी, ठीक है। तो BRS की रिवीजन थोड़ी सी करते हैं हम, ठीक है। BRS का टॉपिक माशाल्लाह से जिन्होंने इंट्रो शुरू में पढ़ते पढ़ते ही एग्जामिशन का सुन के छोड़ा था, आधी क्लास पौनी क्लास, BRS तो सब ने ही कर ली होनी है, ठीक है ना। तो बहरहाल जितनी को मुझे ज़रूरत है BRS यहाँ पे, उतनी मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवा देता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल हमारे सामने है, उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है। बैंक अकाउंट बेसिकली कैश बुक का बैंक कॉलम भी ये होता है। आप लोगों ने इंट्रो में ये पढ़ा तो होगा कि कैश, मिसाल के तौर पे कैश का अकाउंट है और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपये कैश पड़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेल्स हुई 25 रुपये की, कोई एक्सपेंसेस कैश में पे किए लेट्स से 12 रुपये के, तो क्लोजिंग कैश कितना पड़ा होगा बता दो? 18। ऐसी एक बैंक का लेजर अगर बनाते हैं तो बैंक में ओपनिंग पड़ा हुआ है लेट्स से 200 और कोई रिसीट नहीं हुई, सिर्फ पेमेंट्स हुई। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट की एक 60 की, फिर एक क्रेडिटर को पेमेंट की हमने, मैं यही वाला यूज़ कर लेता हूँ ना डाटा ज़रा। और क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर आ रही है हमारे पास 50। तो ये दो अलग अलग लेजर्स हैं, ठीक है। अब इंट्रो के अंदर जब आपने BRS का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको ये बताया गया होगा कि इन दो लेजर्स, अलग अलग लेजर्स को जस्ट कंबाइन कर लें और एक लेजर के अंदर ले आएँ दो कॉलम्स के साथ, तो इसी को हम क्या कह दिया करते हैं? कैश बुक। क्या कह दिया करते हैं जी? तो कैश बुक कुछ भी नहीं है भाई, कैश बुक तो जस्ट एक कॉम्बिनेशन है दोनों लेजर्स का, ठीक है ना जी। दो लेजर्स को हमने कर दिया कंबाइन, कैश और बैंक वाले दो लेजर्स हैं, इनको हमने कर दिया कंबाइन, ठीक है। थोड़ी सी जगह रख लें। अच्छा, तो कैश और बैंक, कैश और बैंक, कोई टेक्निकल बात नहीं है ज़्यादा। कैश बुक इसको कह देते हैं। बस सिंपली आप देख लें, कैश का ओपनिंग कितना है जी? 5। सेल्स की हैं कैश में, कैश के कॉलम में लिख रहे हैं 25। एक्सपेंस पे किया है कैश में से 12 और क्लोजिंग बैलेंस कैश का आ रहा है 18। ये लेजर वही लेजर नीचे बन गया, ठीक है। ऐसे ही बैंक है, ओपनिंग 200, फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट्स की हैं, एक मिनट, एक्सपेंस 12। अच्छा, क्रेडिटर, दो क्रेडिटर की पेमेंट आ रही हैं। क्रेडिटर X 90 रुपये, क्रेडिटर M 60 रुपये, ठीक है। ऊपर नीचे हो गया ज़रा, ओके। और क्लोजिंग क्या आ रहा है जी? 50। तो दिस इज कॉल्ड कैश बुक, ठीक है जी। और टोटल लिख लेंगे, ठीक है ना। ये कैश बुक है, कैश बुक का कैश कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम, ठीक है जी। अब ये जो बैंक अकाउंट लिखा होता है BRS के टॉपिक में, इसका मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम ही तो है। ये देखो, यही लेजर मैंने इधर बनाया हुआ है ना, ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट या कैश बुक का बैंक कॉलम, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दो लेजर्स हैं जिसको हम कह देते हैं कि ये क्या बन गई? हमारी कैश बुक, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इंट्रो के अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी होता था कि आप डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को भी इसी, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट होते हैं, इसको भी आप क्या करें, इसी कैश बुक के अंदर ही एक एक कॉलम डाल के ऐड कर दें। जैसे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। तो एक्सपेंस डेबिट नेचर का अकाउंट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड इस तरफ लिख लेते हैं। और डिस्काउंट
रिसीव्ड क्रेडिट नेचर का वो इस तरफ आ जाता है, लेकिन ये यूज नहीं होंगे, ये FAR 1 के अंदर यूज होने वाली चीज नहीं है। जस्ट क्योंकि मैं BRS जरा रिवाइज करा तो मैंने कहा याद आपको आ जाए थोड़ा सा, कोई एक्टिविकेशन के अंदर ऐसी बात ही लिख देता है। जैसे कि एक सवाल हमने शायद किया भी था, वो एक एडजस्टमेंट आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि रिसीट जो हुई है वो डिस्काउंट कॉलम में लिख दी और जो डिस्काउंट था वो बैंक कॉलम में लिख दिया। तो वो जरा मैंने कहा थोड़ा सा याद आ जाए बात कि बेसिकली वो मामला ये था, ठीक है ना। उस दिन मैंने जरा तेजी से ऐसे बना दिया था उनको, अब चूंकि BRS की प्रॉपर रिवीजन हो रही है तो थोड़ी सी बात ये कर ली हम, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इधर। अब एक चीज है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसे कहते थे, बचपन की बात याद करके बताएं, बैंक अकाउंट किसे कहते थे? लेजर ऑफ बैंक। कौन प्रिपेयर कर रहा है ये, बोलो? हाँ, कंपनी। लेजर ऑफ बैंक प्रिपेयर्ड बाय कंपनी, प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस, प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। उसको क्या कहते हैं जी? उसको बैंक अकाउंट या कैश बुक, ठीक है। ये जो हम अकाउंटेंट्स बनाते हैं, और एक हमारा रिकॉर्ड बैंक बना रहा होता है, और वो क्या है, वो भी बेसिकली लेजर ही होता है, लेकिन वो लेजर ऑफ बिजनेस होता है जो प्रिपेयर करते हैं बैंक, प्रिपेयर्ड बाय बैंक, ठीक है ना। ये उनकी किताबों के अंदर ये बन रहा होता है लेजर, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट का नाम देते हैं। नेचर इनकी ऑपोजिट हुआ करती थी, आपको याद ही है कि हमारे पास जो पैसा पड़ा है वो हमारा एसेट है। अब ये हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा है तो बैंक के ऊपर ये लायबिलिटी, हम जब चाहें हम उससे जाकर मांग सकते हैं, वो इस्तेमाल तो कर ही रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा डेबिट बैलेंस वो बैंक में नजर आएगा क्रेडिट। फिर अगर हमारी बैंक अकाउंट या कैश बुक जो है वो डेबिट होगी तो बैंक में वो क्रेडिट होगी। लेकिन हमारी बैंक स्टेटमेंट देखें, हमारा कैश बुक देखें कि डेबिट हो ही नहीं रहा किसी अमाउंट से, कोई पैसे आए ही नहीं। पैसों का आना बैंक अकाउंट के अंदर यानी कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे आता था, बैंक स्टेटमेंट वही कहां नजर आता है? क्रेडिट साइड, ठीक है। और कैश बुक में क्रेडिट मतलब पेमेंट हो रही है, हमारा क्रेडिट बैंक में डेबिट साइड पे नजर आता है। तो ये बातें कुछ कुछ याद आ रही हैं कि कैश बुक यानी ये बैंक अकाउंट जो है ये हमारे पास डेबिट नेचर की जो चीज है, हमारा एसेट है, और यही अगर बैंक की तरफ देखेंगे तो ये क्रेडिट ऑपोजिट चलता है। हम अगर डेबिट हो रहे हैं, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट में वही अमाउंट क्या हो रही होगी? क्रेडिट। ठीक हो गया? यहां तक कुछ बातें क्लियर हो रही हैं, याद आ रही हैं बातें? अच्छा, अब मामला ये है, कुछ इस एग्जाम्पल में कुछ मामला ऐसे है कि हमारे बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, ये बैलेंसिंग फिगर ये 50 रुपए आ रही है, जबकि बैंक स्टेटमेंट जो है वो 140 रुपए का बैलेंस शो कर रही है। अच्छा, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, इसका तो पता लग रहा है ना, ये डेबिट बैलेंस है, लिखा क्रेडिट साइड पे हुआ है तो डेबिट बैलेंस ना। तो हमारा 50 का डेबिट बैलेंस बैंक में वही क्रेडिट बैलेंस, ये तो सही समझ आती है ना, क्योंकि ये हम कह रहे हैं 50 पड़े हैं बैंक में हमारे, और बैंक वाले कह रहे हैं नहीं आपके हमारे पास 140 पड़े हैं। तो मामला क्या हुआ पड़ा है? मामला है कुछ इस तरह का कि हमने 200 ओपनिंग दिखाया, 200 ओपनिंग नजर आ रहा है इधर भी, ठीक है। फिर हमने 60 रुपए से एक चेक इशू किया एम को 27 को, और उसने जाके प्रेजेंट किया और वो पैसे निकल गए बैंक से, हमारा क्रेडिट बैंक में डेबिट, ठीक है। हमने चेक दिया, हमारे कस्टमर ने उसे प्रेजेंट, ये सप्लायर ने उसे प्रेजेंट कर दिया और पेमेंट हो गई। अब यहां तक देखें तो 200 में से 60 निकला तो 140 हमारे पास था, 200 में से 60 निकला तो 140 बैंक के पास भी नजर आ रहा है। फिर हमने 30 जनवरी को एक चेक इशू किया एक्स को 90 का, और जब इशू किया उसके हवाले किया चेक जब, तो हमने उस वक्त ये एंट्री पास की। हम एंट्री पास करते हैं क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट बैंक। तो बैंक के अंदर हमने क्रेडिट किया 90, क्रेडिटेड बाय अस, लेकिन बैंक में अगर आप देखें तो वो नजर नहीं आ रहा डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 का चेक जो है ये क्रेडिटेड बाय अस तो है, हमने तो क्रेडिट करके उसके हवाले कर दिया था भाई साहब के, इसके सप्लायर के, लेकिन उसने जाके बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। जब बैंक में प्रेजेंट नहीं किया
तो फिर बैंक में ये डेबिट नजर नहीं आ रहा, तो हम दोनों बैलेंसेस के अंदर फर्क देख रहे हैं। अब ऑडिटर ने आके देखना है तो उसने कहना है ये क्या, तुम कह रहे हो 50 पड़े हैं, बैंक वाले कह रहे हैं 140 हैं, चक्कर क्या है? तो फिर उसके लिए हम बनाया करते थे बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक लेते थे। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, यानी कैश बुक में कोई अगर गलती है तो वो खुद सही करके एडजस्टेड बैलेंस यहां लाते थे, जो कि हमारे सवाल में कोई गलती है नहीं, सवाल ने बताया नहीं कि बीआरएस का टॉपिक थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, बीआरएस का टॉपिक थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हम 12-13 दिन लगाएंगे और 8-10 नंबर का सवाल यहां से आना है। ये तो कोई एक आधी एडजस्टमेंट आ जाए किसी सवाल के अंदर तो पता होना चाहिए उन बातों का जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, हमारा भाई 50 का बैलेंस जो है ये एडजस्टेड ही है, कोई गलती है नहीं। हाँ ऐसा लिखा होता सवाल में बैंक चार्जेस हैं और वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो फिर ये 50 अनएडजस्टेड होता, फिर उसको दोबारा लेजर में ओपन करते, अनएडजस्टेड कैरी डाउन लिखते और 50 की एंट्री करके एडजस्टेड निकालते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमने इसको रेकंसाइल करना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के। अब मसला ये है कि हमारा बैलेंस 50 है और बैंक में पड़ा 140, तो क्या फर्क है? तो भाई फर्क तो हम निकाल चुके हैं, फर्क है एक 90 रुपए का चेक जो कि हम क्रेडिट कर चुके हैं, बैंक में अभी डेबिट नहीं हुआ, हम क्रेडिट कर चुके हैं, बैंक में डेबिट नहीं हुआ। अब बीआरएस का उसूल क्या होता था? बीआरएस का उसूल ये होता है कि खुद को बैंक के साथ मिला लेते हैं हम, ठीक है ना, हम खुद को बैंक के साथ मिला लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बीआरएस का उसूल होता था बनाते हुए। क्या मतलब हम है, ये बैंक स्टेटमेंट है, ये कैश बुक है, ये बैंक स्टेटमेंट है। ये कैश बुक में हमने 90 माइनस किया, क्रेडिट बाय अस, बैंक में डेबिट नहीं हुआ। अब पहली बात तो ये, क्या हमने कुछ गलत किया है? बोलो, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने एक पेमेंट की है और पेमेंट को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। खुद को रिवर्स तो नहीं करेंगे कैश बुक में, कैश बुक को अनएडजस्टेड तो नहीं करेंगे। बैंक को कहते हैं तुम माइनस करो, वो कहता है तुम कम करो, वो कहता है भाई बंदा आया ही नहीं है, जब पैसे दिए ही नहीं है तो मैं कैसे माइनस करूं। अब ये एक टेम्परेरी डिफरेंस है, हम माइनस कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं, बैंक में भी डेबिट नहीं हुआ, हमारा क्रेडिट कमी है, बैंक की डेबिट कमी है, ठीक है ना। तो हम क्रेडिट कर चुके हैं, क्रेडिट बाय अस, बैंक में डेबिट नहीं किया। खुद को क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि हम भी सही हैं। बैंक क्यों नहीं कम कर रहा? क्योंकि अभी बंदा पैसे लेने आया ही नहीं है। तो फिर बीआरएस एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट है, वहां एंट्रीज नहीं पड़ रही हैं, आर्जी तौर पे खुद को बैंक के साथ हमने मिलाना है। तो अगर हम नीचे चले गए हैं, खुद को बैंक के साथ मिलाना है, तो क्या करेंगे? ऐड। क्या करेंगे? ऐड। तो ऐड कर देंगे हम इस 90 रुपए को, ठीक है जी, ऐड कर देंगे 90 को, ठीक है। और तो कोई फर्क है नहीं, ये कहां पे पहुंच जाएगा? 140 पे। और ये जो ऐड किया है 90 रुपए का चेक, इसको कहा जाता है अनप्रेजेंटेड चेक। क्या कहा जाता है जी? प्रेजेंट नहीं हुआ, क्रेडिटेड बाय अस, नॉट डेबिटेड बाय बैंक, दिस इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक। और चूंकि हमने कुछ गलत किया नहीं है और बैंक भी सही है अपनी जगह पे, तो आर्जी तौर पे हमने खुद को बैंक के साथ मिलाने के लिए क्या करना होगा? अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड करना होगा। तो ऐड हुआ करेंगे हमेशा बीआरएस में हमारे अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो पहली बात लिखे ना, हेडिंग तो लिख ली होगी आपने, रिवीजन ऑफ बीआरएस, उसमें पहली चीज आज लिखें अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं जी? चेक्स क्रेडिटेड बाय अस बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। चेक्स क्रेडिटेड बाय अस बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है, सही है। अच्छा, अगली बात, अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं। मिसाल के तौर पे, सवाल बाकी चेंज नहीं करते,
सिर्फ ये कर लेता हूं कि 31 जनवरी 12 को डेटर ए हमारा एक था, वो आया 120 रुपये देकर, चेक देकर हमें चला गया, और हमने 31 जनवरी 12 की शाम को घर जाते हुए बैंक में ये 120 जमा करा दिया। अब डेबिटेड बाय अस है, बोलो, लेकिन क्लियरेंस वगैरह में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो जब बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो वहां पे कुछ क्रेडिट हुआ ही नहीं पड़ा। अब मैंने सवाल थोड़ा सा बदल दिया, ठीक है ना। अगर यहां 120 पड़ जाए तो ये कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा ना, बोलो 170, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सवाल बदल दिया, ओके, थोड़ा सवाल बदल दिया। अब ये कितना हो गया? 170। अब बैंक का बैलेंस 140 आ रहा है, हमारा 170 आ रहा है। चक्कर क्या है? चक्कर वही है जी, जब टिकिंग की तो पता लगा एक चेक है जो हमारा कस्टमर हमें देकर गया, हमने अपने बैंक अकाउंट में डेबिट कर लिया, बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन अभी क्लियरेंस में 2-3 दिन लगते हैं, तो वो चेक जाएगा उस कस्टमर के अकाउंट में, वहां से पैसे ट्रांसफर होंगे, तो वो अभी हुए नहीं। अब सिचुएशन, ये हम और ये बैंक, हम थोड़ा नीचे आए, ये हम ऊपर जाना ना, कितना ऊपर जाऊंगा मैं, ठीक है, ये हम, ये बैंक, ठीक है, हम बढ़ गए डेबिटेड बाय अस, लेकिन बैंक ने क्रेडिट, हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट पहले बता चुका हूं, ठीक है ना, उलट चलता है ना बैंक, हम डेबिट कर चुके, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, हमने कुछ गलत किया तो खुद को रिवर्स नहीं करेंगे, अनएडजस्टेड नहीं कहेंगे कैश बुक को, वो तो सही है। बैंक को कह रहे हैं बढ़ा लो, कहेगा पैसे आएंगे तो भाई बढ़ा दूंगा। अब फर्क आ गया टेम्परेरी सा, तो इसके लिए खुद को, बीआरएस का उसूल क्या है, खुद को बैंक के साथ हमने मिलाना है, तो फिर क्या करें? लेस। क्या करें? लेस। तो इस 120 वाले चेक को हम क्या कर देंगे? लेस। 120 को कर दो लेस, आंसर देखो यही आता है, एग्जैक्ट हो गया। ये 120 वाले चेक का नाम होता है अनक्रेडिटेड चेक। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम रखे हुए हैं ना हमने, प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में जाकर, तो उस बंदे ने प्रेजेंट नहीं किया, प्रेजेंट तो हम खुद अपना चेक तो हम खुद प्रेजेंट करते हैं ना, इसलिए हम क्यों कहें अनप्रेजेंटेड, ठीक है ना, उसको साइड पे रखो। हमने चेक इश्यू किया था बैंक में, जिसने करना था प्रेजेंट जाके उसने नहीं किया तो अनप्रेजेंटेड। अच्छा, हमें चेक रिसीव हुआ तो डेबिटेड बाय अस, देखो डेबिटेड बाय अस, लेकिन बैंक में पैसे भी ट्रांसफर नहीं हुए, क्लियरेंस का इशू है, तो नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो डेबिटेड बाय अस, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, दिस इज कॉल्ड अनक्रेडिटेड चेक, दिस इज कॉल्ड अनक्रेडिटेड चेक। खुद गलत है नहीं कि नीचे आए, बैंक ऊपर आ नहीं रहा कि पैसे नहीं आए, आर्थिक तौर पे बीआरएस के अंदर खुद को बैंक के साथ मिलाने के लिए अनक्रेडिटेड चेक्स को क्या किया करेंगे? लेस, हमेशा लेस करेंगे, ठीक है, अनक्रेडिटेड चेक्स। ठीक हो गया जी। तो दूसरी डेफिनेशन लिखें, अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं लिख लें। जी लिखें, अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है जी? चेक्स डेबिटेड बाय अस, नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक्स डेबिटेड बाय अस, नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक हो गया जी। चल, अच्छा अब 2 बातें उसूली और लिख लें, बाकी ये जहां रिवीजन कर रहे हैं ना, ये सारी बात जो है ना, ये सवाल अगर आप बनाना भी चाहें सामने, वैसे तो हैंडआउट मैंने लगा दिया है, हैंडआउट आपको मिल भी गया है, ठीक है, जहां पे ये आप डिस्कशन वगैरह नोट कर रहे हैं ना, आधा कुछ सफर छोड़ देना, हो सकता है कहीं दोबारा आगे जाके इनकम एक्सपेंडिचर में इसकी कोई एडजस्टमेंट आ जाए, ना आई तो ठीक है, बस जितनी रिवीजन है इतनी काफी है, लेकिन अगर थोड़ी सी रिवीजन हट के इससे आ गई, कोई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री का कोई टच दिया उसने वहां पे जो कि अब सिलेबस में नहीं है, तो फिर थोड़ी सी बात इसके ऊपर और करनी होगी, तो यहीं पर मैं आधे सफे के ऊपर ही कर लूंगा, जरूरत ना पड़ी तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी 2 चीजें और लिख लें, काम की हैं, 2 बातें तो हमने लिख ली। पहले क्या चीज, अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है, दूसरा अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखें, बैलेंस शीट। अच्छा, लिखने से पहले मुझे बताएं, बैलेंस शीट में 170 नजर आना चाहिए या 140? बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बैंक का है, हमारा डॉक्यूमेंट है बैंक अकाउंट, लेजर से क्लोजिंग से ट्रायल बनता है और फिर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो तीसरा असूल लिखो, बैलेंस शीट विल ऑलवेज शो बैलेंस एज पर कैश बुक,
या बैंक अकाउंट एक ही बात है, ठीक है ना। बैंक अकाउंट सॉरी बैलेंस शीट विल ऑलवेज शो बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। ब्रैकेट में ये लिख लो जरा आगे, ब्रैकेट डाल के एडजस्टेड भी। अगर कोई अनएडजस्टेड, अगर गलती हो तो सही करके सही चीजें ही लिखते हैं ना हम, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन अगर वो करनी पड़े तो सही करके लिखेंगे ना। हाँ, बस ये है कि बैंक स्टेटमेंट बैलेंस शीट में आना कैश बुक का बैलेंस है, यानी बैंक अकाउंट का बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हमारी बैलेंस शीट में नजर, अनलेस के वो एक ही हो, सेम ही हो, फिर तो अलग बात है। लेकिन फिर भी यूं नहीं कहना ही नहीं कभी, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कभी भी बैलेंस शीट में नजर नहीं आता। हमारी बैलेंस शीट में नजर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक अकाउंट। और वो अगर कोई गड़बड़ हो तो उसको सही करके एडजस्टेड वाला, ठीक है, वो सही है। बस 3 पॉइंट्स काफी हैं मेरे ख्याल में, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें तो वही हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये जो डेटर ए ने चेक दिया था 120 का, जो आपने जमा करवाया, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट कर दिया, 2-3 दिन बाद बैंक से खत आया, उसमें वही चेक पड़ा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था नॉट सफिशिएंट फंड्स या डिसऑनर्ड। तो भाई अब क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना। जो पहले किया था ओरिजिनल एंट्री पर, मतलब जब आया था चेक तो क्या एंट्री की थी? बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। अब वो डिसऑनर हो गया तो रिवर्स कर दो, डिसऑनर चेक को रिवर्स करना है तो उसी एंट्री को क्या कर दोगे? उल्टा दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से छोटी मोटी चीजें अब अगर आ जाए तो मेरे ख्याल में उनको आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी रिवीजन थी बीआरएस की। इसके बाद अब मेरा दिल है कि हम टेस्ट 5 का क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर उसके बाद जरूरत महसूस की तो मैं एक्रूवल प्रीपेमेंट्स की रिवीजन देख लेता हूं। वैसे हमने ये कर तो ली है किसी न किसी हद तक, कल के सवाल में भी मैंने वो लेजर भी बना दिया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। थोड़ी सी रिवीजन अगर एक आधे सवाल की मैंने करवानी हुई तो करवा दूंगा। बीआरएस की रिवीजन फिलहाल इतनी ही है। एक अच्छी सी पिक्चर इसकी ले लो, ग्रुप के अंदर भेजनी हो तो भेज देना। हो सकता है यूट्यूब पे बच्चे कह रहे थे कि नजर नहीं आ रहा होता सही, कभी कभी अच्छी सी पिक्चर हो, बेहतरीन सी, सिर्फ इस हिस्से की। वहां पे तो वैसे ही मैंने थोड़ी सी रिवीजन की थी। ठीक हो गया जी, चलिए ओके जी। अब टेस्ट नंबर 5 का क्वेश्चन ओपन करते हैं। पर मैंने कोशिश ये करनी है कि आज इसको हम किसी न किसी दर्जे पर क्लोज कर दें। रिवीजन है आपकी, ये रेक्टिफिकेशन की भी जो है वो रिवीजन ही चल रही है, आपको पता है। और रेक्टिफिकेशन का टॉपिक इंट्रो में होता था पहले, तो इसलिए आप कंफर्टेबल ही हैं। अभी तक जितना काम किया, हम कोई अनकंफर्टेबल जो थे भी सही, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 5-6 दिन लगा दिए इस पे। हालांकि इस पे 2-3 दिन भी नहीं लगाने बनते थे। जो पढ़ा हुआ टॉपिक जो होता है वो ऐसे ही होता है, बट रखा दिया जाता है। लेकिन मैंने कहा चलो अच्छा है, आगे काम आ जाएगा, थोड़ा सा जहन खुल ही रहा है तो खुलने दें। तो हमने बड़ी तफसील से 2-3 सवालों को किया, ठीक है ना। बेसिकली वो सवालों में इतना टाइम नहीं लगना था जितना हमने उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया। जैसे ब्रेड और फ्रूट का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया तो हमारा स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल हुआ। ऐसे ही हमने इन्वेंट्री का टॉपिक रिवाइज किया तो हमने टाइमेथी को जो है वो हम कर पाए थे। अब इसी तरह से बीआरएस रिवाइज कर लिया। अब हमने जो है वो साथ में एक रूल भी रिवाइज कराया था कर, ठीक है ना, और स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल। तो 3 टॉपिक्स रिवाइज किए हमने, जितनी कोई जरूरत है FAR 1 में से ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो इन्वेंट्री का था, जितना जरूरत था कर लिया। हाँ, एनआरवी की एडजस्टमेंट की बात है, रिवाइज होने वाली है, वो जब आएगा तो एनआरवी की एडजस्टमेंट भी रिवाइज कर लेंगे जो होती थी इन्वेंट्री में, ठीक है। तो एनआरवी की हमने इसमें इन्वेंट्री की रिवीजन की, हमने एक्रूवल्स की रिवीजन की, बैड आउटलेट की और आज बीआरएस की भी कर ली है, ठीक है ना। तो यही रिवीजन जब एक बार हो गई, अब जैसा भी सवाल आ जाए यही इन्हीं से ही मिलकर बनेगा। तो इसलिए उन 2 सवालों के ऊपर टाइम बहुत लगा, क्योंकि हम साथ साथ रिवीजन भी कर रहे थे, ठीक है। अब आप आज के सवाल को जब देखेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे कि चीजें तकरीबन सारी ही आपके बैंक में आ चुकी हैं रिवाइज होकर, ठीक है। ओके, रिक्वायरमेंट है जी क्वेश्चन की, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू करेक्ट अबव एरर्स। अच्छा, मुझे लगता है इस सवाल में भी काफी टाइम लग जाना है, क्योंकि इसके एंड वाली एडजस्टमेंट वो है, वो जो प्रॉफिट आफ्टर बोनस की परसेंटेज और बिफोर वाली है, तो शायद उसमें मुझे 10-1 मिनट लग ही जाए रिवाइज कराने में, हर चीज जो रिवाइज करानी पड़ रही है, ठीक है। तो बहरहाल जनरल एंट्रीज करेक्टिंग एंड रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है। और दूसरा क्या करना है जी? दूसरा क्या करना है? करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अच्छा,
आखिरी लाइन पढ़ लो, पता तो लग जाए कर क्या रहे हैं। MM यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। पीरियोडिक में परचेजेस का अकाउंट बनता है, पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक गिनती से निकलता है, 5 को जो भी लगाकर जो अमाउंट निकलती है उससे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास होती है। ये बातें राइज, और वो एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है पीरियोडिक में। ऐसे सोचा करो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या हो रहा है, माइनस, तो कॉस्ट ऑफ सेल तो क्रेडिट हो गई, तो दूसरा इंपैक्ट क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, तो एंट्री बन गई क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद कहता है जी कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, मतलब शुक्र है इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट 10% स्ट्रेट लाइन पे डेप्रीशिएट करते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल अकाउंट्स नहीं मेंटेन होते तो फिर क्यों पूछना है कंट्रोल अकाउंट क्या होते हैं, वैसे पढ़ा हुआ है आपने इंट्रो में, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, रिवीजन की जरूरत नहीं है उसकी। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिंट मार्ट एज एट 30 जून 11 was not in agreement and consequently the difference was carried to suspense account। भाई किसी को मैसेज कर देते हैं यार चाय ला दें जरा स्ट्रॉन्ग सी, एक थका थका से महसूस कर रहे हैं दिमाग। आप कहेंगे थका थका, अभी तो 15-20 मिनट हुए हैं और भाई पहले 2 क्लासेस हुई हुई है रिकॉर्ड में जी। अच्छा, लेकिन बस चाय पीनी है, कोई नहीं, आप रिलैक्स रहें। आप लोग भी घर पे पॉज करके ना जाएं, बस आवाज लगा दें छोटे बहन भाई को, यार चाय ले आना, और साथ रख लो चाय और साथ साथ चाय पीते रहो। ठीक है, अच्छा जी। देन द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिंट मार्ट एज एट 30 जून 21 वाज नॉट इन एग्रीमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिफरेंस वाज कैरीड टू सस्पेंस अकाउंट। द फाइनेंस, अच्छा कितना डिफरेंस है ये उसने नहीं बताया, सस्पेंस अकाउंट मांगा भी नहीं है उसने। ठीक है ना, बस उसने ये कहा कि डिफरेंस था, हमने सस्पेंस अकाउंट बना दिया। और फिर कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 25-20। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये सही नहीं है, उसकी वजह ये है कि करेक्ट ट्रायल बैलेंस ही नहीं हो रहा था, सस्पेंस आ रहा है, मतलब कुछ गलतियां हैं, तो गलतियों में तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी हिट होता ही है, कभी बढ़ रहा होगा कभी कम हो रहा होगा, तो फिर ये प्रॉफिट तो सही नहीं है। इसीलिए उसने रिक्वायरमेंट बी क्या मांगी हुई है सवाल के अंदर, कैलकुलेट करेक्टेड नेट प्रॉफिट। यार इस सवाल को एक ही सफे पे ना कर लें, मैं जरा वर्ड वाला ओपन कर लूं, ये तो एमसीक्यूज भी देखते हैं। ये एमसीक्यूज ना रिसेंट अटेम्प्ट के मैंने डाले। रिक्वायरमेंट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट एक दफा फिर देख लें। करेक्टिंग एंट्रीज हैं, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ठीक है, और करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है। ओके, चलो अब इसको साइज को बढ़ा लेते हैं जितना हो सका, ताकि सारा सवाल हमारे सामने रहे और हम कुछ लिखना चाहें तो लिखते रहें उसमें। नहीं कम बन रहे, चलो उम्मीद नजर आ जाएगा। वैसे पहली लाइन के बगैर भी काम चल सकता है, तो 115 कर लेते हैं। और ये मुझे बस प्रॉफिट की फिगर चाहिए ना, ट्रायल बैलेंस में जो पुराना प्रॉफिट है वो इतना है, ठीक है, डन जी। अब मेरे ख्याल में इतना का बेहतर साइज है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि बुक में ये सवाल था नहीं, लेकिन टेस्ट में तो था, और टेस्ट आप लोगों के पास होगा ही, तो बहरहाल फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको सवाल सामने ओपन कर दूं, ठीक है जी। अब गलतियां हैं उनको सही करना है, और दूसरी रिक्वायरमेंट है करेक्टेड नेट प्रॉफिट भी निकालना है। तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट तो आपको पता है मेरी फेवरेट साइड यही है, मैं यहाँ पर ही निकालूंगा, ठीक है। और मजे की बात है भी सिर्फ नेट प्रॉफिट की करेक्शन, ठीक है। तो बी रिक्वायरमेंट हमारी है करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है। तो फिर अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट सवाल के अंदर गिवन है, वो लिख लेते हैं, अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट, और वो गिवन है 25-20, 2520, और हम सवाल कर रहे हैं रुपीज इन थाउजेंड्स।
ठीक हो गया, ठीक है जी, सही है। चलो अब 25-20 भी मिल गया हमें, अब हम साइज बढ़ा सकते हैं इसका। ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वर आइडेंटिफाइड, ये ऊपर वाली लाइन पढ़ ली आपने, ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स, ये मैटर्स निकले हैं, ठीक है जी, ओके। नाउ अब ज्यादा बेहतर हो गया अब साइज। ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट शीट्स टोटल ऑफ 43-25 वॉज अकाउंटेड फॉर एज 34-25। हाँ भाई देखो, मैंने आपको एक बात कही थी, वो बात ये थी कि अगर स्टॉक का इंक्रीज डिक्रीज हो तो एंट्री की बजाय डायरेक्ट सोच लेंगे, पर यहां पे डायरेक्ट सोचने से काम चलना नहीं था। उसकी वजह यह है कि यहां पर उसने हमसे एंट्रीज भी तो मांगी हुई है ना, करेक्टिंग एंट्रीज मांगी हुई है ना, तो कोई मसला ही नहीं है यार, इससे आसान एंट्री कोई नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपको अभी क्या सिखाई है मैंने, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अब आपने ये देखना है कि ये एंट्री होनी चाहिए थी मिसाल के तौर पे 100 रुपए से, ये एंट्री हो गई 120 से, मतलब अच्छा ओरिजिनल रॉन्ग को भी छोड़ो, उससे भी आसान कर दूंगा लेकिन बाद में कर दूं, पहले ओरिजिनल रॉन्ग लिख लें एक बार, ठीक है। 100 से एंट्री करनी थी, 120 से कर दी, तो स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। सही करने के लिए कम करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक कम होना है तो डेबिट या क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक कम होना है तो डेबिट या क्रेडिट। यार स्टॉक एसेट है, एसेट को कम करें तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, सादा सी बात है क्रेडिट करेंगे, कोई इतनी को मसला फीसा वरस नहीं था, ठीक है। एक एसेट हो अगर उसको सही करते हुए हमने कम करना है तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट, ये सवाल था मेरा। क्रेडिट करेंगे तो स्टॉक क्रेडिट हो गया, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को डाल दो। रेक्टिफिकेशन की एंट्री ऐसी पड़ रही है कि 100 का स्टॉक था और गलती से 80 रिकॉर्ड हो गया, अब 20 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, तो स्टॉक एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, एसेट बढ़ाना है तो क्या करोगे, डेबिट, और एसेट बढ़ाना है तो क्या करेंगे, तो बोलो ना, इसमें कोई शक की बात है, एसेट बढ़ते हुए डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, सोच तो होके बैठा हुआ है, बिठा ही लिया अगर मैंने तुझे तो। स्टॉक 100 रुपए का था, 80 पे रिकॉर्ड हो गया, 20 से कम हुआ तो बढ़ाना है, स्टॉक एसेट है, बढ़ने से डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। बस इतनी सी बात, अगर नहीं पता तो फिर मैं क्या करूं, तुम लोगों का एफआईआर में पहुंच गए हो। एसेट डेबिट होगा, स्टॉक डेबिट होगा, और दूसरा इंपैक्ट किसको डाल दोगे। तो आसान बात यह है कि स्टॉक की अगर एडजस्टमेंट हो तो स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड से सोच लो, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में स्टॉक बढ़ रहा है तो स्टॉक डेबिट, दूसरा इंपैक्ट जाहिर है क्रेडिट ही निकलना है, वो कॉस्ट ऑफ सेल को डाल दो। और अगर रेक्टिफाइंग एंट्री ऐसे करनी है कि स्टॉक को कम करना है तो स्टॉक क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को डाल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं सवाल के अंदर, यानी मैं फिर डायरेक्ट ही ले आऊंगा। ओरिजिनल रॉन्ग अगर करूं तो मैं ये कहूंगा कि ओरिजिनल होना चाहिए था स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 43-25 से, रॉन्ग हो गया 34-25 से, तो कम रिकॉर्ड हुआ, बोलो कम होना चाहिए था 43-25 से, एसेट क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो गया 34-25 से, तो ये रॉन्ग है, बोलो। ओरिजिनल होना चाहिए था 43, हो गया 34, तो कम रिकॉर्ड हुआ, बढ़ने के लिए अगर ओरिजिनल रॉन्ग करनी है तो कर लो, मैं तो चाह रहा हूं कि ये करके मैं मिटा दूं बहरहाल। देखो मैं कह रहा हूं कि एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की होती है ना, काउंट करके वैल्यू जब निकाल लेते हैं स्टॉक शीट से, उसकी एंट्री हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। ये होनी चाहिए थी एंट्री 43-25 से, लेकिन गलती से ये एंट्री कर गए हम 34, एंट्री तो यही है 34-25 से, ठीक हो गया जी। अब रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है तो मैं ये कह रहा था डायरेक्ट ही सोच लो ना कि 43 से रिकॉर्ड होना था, 34 से हुआ तो मजीद रिकॉर्ड करना है, तो भाई ये क्यों सोचें फिर ऐसे ही टाइम ज़ाया करने के लिए। डायरेक्ट यहां से देखो, ओरिजिनल और ये रॉन्ग, यानी रॉन्ग से ओरिजिनल पे लाना है ना इसको, तो 34 से 43 पे लाना है इसको, यानी बढ़ाना है, ठीक है। कितने से बढ़ाना है, दोनों का डिफरेंस बताओ। 900 एग्जैक्ट 900 से 34 में प्लस करेंगे 900 तो 43 बन जाएगा ना, एग्जैक्ट फिगर बोल लेना, मैं जरा शॉर्ट करके बोल रहा हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना है या कम करना है, बढ़ाना है या कम करना है, बढ़ाना है या कम करना है,
बढ़ाना है तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कितने से? 900 से, और कॉस्ट ऑफ सेल को दूसरा इम्पैक्ट डाल दो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, कॉस्ट एक्सपेंस ही होता है ये, ठीक है। अब एक तो ये रिक्वायरमेंट थी कि रेक्टिफाइंग एंट्री निकाल दो, और ये आपके पेज के मेन के ऊपर चल रही होगी ना रेक्टिफाइंग एंट्री। ओरिजिनल रॉन्ग तो मैंने कहा था आप वर्किंग में किया करें, ठीक है। एक तो ये रिक्वायरमेंट हमारी हो गई पूरी, ठीक है। लेकिन दूसरा प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट साथ के साथ देखते चलें। अब भाई सादा बात है, क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये मैंने उस दिन कहा था ना, दो तरफ सोच के गलती करोगे। मैं उसके बाद इस नतीजे पहुंचा था कि गलती नहीं करेंगे बच्चे। सिर्फ इतनी सी बात बता दो कि ये तो एसेट है, ये तो एसेट है, और प्रॉफिट को तो हिट करना है इनकम या एक्सपेंस ने। तो इसको 900 को इग्नोर कर दो, इस 900 की बात करो। एक्सपेंस 900 रुपए से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एक्सपेंस क्रेडिट होना मतलब बढ़ना होता है ना? हाँ, जाग गया अब थोड़ी सी बिस्ती करा के, ठीक है। तो एक्सपेंस 900 रुपए से कम हो रहा है, और एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा। तो नेट प्रॉफिट में आपने ऐड लिखा और एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखा, और बस आगे अंग्रेजी मैंने कहा था रहने दो, टाइम ज़ाया मत करना, 900 लिख लो बस। और बहुत तकलीफ हो तो लिख लो स्टॉक अंडरस्टेटेड स्टॉक नाउ रिकॉर्डेड, लेकिन मत लिखो, टाइम ज़ाया होगा। मैं लिखवाता हूँ ना, पर्चे में लिखने की कोशिश करोगे। देखो ना, मैं ये कह रहा हूँ इससे नंबर मिल जाएंगे पूरे, ठीक है, ओके। यहां तक को मसला, ये एडजस्टमेंट 1 है। और मेरा मशवरा ये है कि स्टॉक की एडजस्टमेंट जब भी आए डायरेक्ट सोच लो, क्योंकि ओरिजिनल रॉन्ग से भी तो यही देखो, क्लोजिंग स्टॉक 43 से डेबिट होना था, 34 से डेबिट हुआ, मजीद डेबिट करो, फर्क निकालोगे तो 900 ही आना है। कॉस्ट ऑफ सेल मजीद 900। तो जब यही काम करना है तो ये टाइम ज़ाया क्यों करें? सादा सी बात है, स्टॉक पीरियोडिक सिस्टम है और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। तो सिर्फ सोचो स्टॉक के एंड से, ये बढ़ाना भी पड़ सकता था, कम भी करना पड़ सकता था। इसे एडजस्टमेंट बढ़ाया हमने तो स्टॉक डेबिट, दूसरा इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को। और अगर ये कम करना पड़ रहा होता, गलती में ज्यादा रिकॉर्ड हो गया होता, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो 1 इज ओवर। पर्चे में क्या किया था? टेस्ट में क्या किया था? टेस्ट में ये गलती कर दी थी। नहीं सर, यही लिखा था ये। और ये एंट्री पता नहीं शायद। अच्छा चलें, पॉइंट 2 देखें जी। चेक ऑफ 268 ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड ऑन 30 जून वर हैंडेड ओवर। चेक्स हैं 268 लाख के, 2,68,000 के, ठीक है ना। और ये ड्रॉ भी हमने किए 30 जून को और रिकॉर्ड भी किए 30 जून को। लेकिन आगे कहता है वर हैंडेड ओवर टू सप्लायर्स। भाई सप्लायर को क्रेडिटर है ना, चेक हम देंगे। वैसे भी हम चेक ड्रॉ, हम अपना चेक ही ड्रॉ करते हैं, जो दूसरे का चेक होता है वो हमें मिलता है, उसको हम नहीं लिख सकते कुछ, वो बस पैसे आते हैं वो जमा कराते हैं। ड्रॉ करना मतलब लिखना, तो वो तो अपने चेक की पेमेंट करते हुए लिख रहे होते हैं। तो सप्लायर यानी क्रेडिटर को हमने चेक हैंड ओवर कब किया? 10 जुलाई को। हमारा ईयर एंड क्या है जी सवाल के अंदर? 30 जून 2021 हमारा ईयर एंड है। सवाल के शुरू में लिखा होगा ट्रायल के साथ, ठीक है। अच्छा, 30 जून 2021 हमारा ईयर एंड है, और 30 जून 21 पर ही बैठ के हमने चेक्स लिखे बेहतरीन 2,68,000 के, और वो चेक्स हमने रिकॉर्ड भी इसी दिन कर लिए। क्या एंट्री की होगी हमने? ओरिजिनल एंट्री, क्रेडिटर्स वाले चेक हैं, क्या एंट्री की होगी? बेसिक ही भूले हुए हैं, क्या एंट्री की? क्रेडिटर को पेमेंट करें बैंक से, क्या एंट्री होती है? क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, ये एंट्री कर दी हमने, ठीक है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि आपने चेक लिख के अपने ही दराज में रख के और दावा कर दिया अनप्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड। क्या ये सही है? और प्रेजेंट तो तब होता अगर तुम उन बेचारों को देते। तो इसका मतलब ये है, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि जिस दिन चेक हम ड्रॉ करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसी दिन अगले के हवाले कर देते हैं। लेकिन इंट्रो के अंदर भी ना एक लैम्डा एस्टेब्लिशमेंट नाम का सवाल था। जिन बच्चों ने इंट्रो पढ़ी है उनको ये याद होगा, क्योंकि FR 1 वाली क्लास में मेरे सिर्फ वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने इंट्रो पढ़ी हुई है, और BRS तो तकरीबन सभी पढ़ लेते हैं, भगोड़े तो बाद में भागे होंगे।
तो मुझे वो सवाल याद है, लैम्डा एस्टेब्लिशमेंट के नाम से था, उसमें ये कॉन्सेप्ट आया था कि उसने कहा था अनप्रेजेंटेड चेक्स में एक चेक ऐसा पड़ा है जो ड्रॉ तो 30 जून पे कर लिया था, लेकिन 10 जुलाई को इस तरह से हमने कुछ दिन बाद उसको क्रेडिटर को हैंड ओवर किया, तो वो अनप्रेजेंटेड नहीं है। फिर मतलब कहने का ये है कि जिस दिन आपने क्रेडिटर के हवाले चेक करना है ना, ये दिन है आपकी एंट्री रिकॉर्ड करने का। 30 जून पे चेक लिख के अपने पास ही रख लिया, तो किस लिए आप एंट्री कर रहे हो भाई? पेमेंट तो नहीं की अभी आपने। पेमेंट किस दिन करोगे? जब पेमेंट उसको कर रहे हो, एंट्री तब करो ना भाई। तो चेक देने का मतलब ये होता है, ये लो भाई पेमेंट पकड़ो, तो चेक की फॉर्म में। तो जब पेमेंट करो तब एंट्री करो ना भाई। 30 जून को तो पेमेंट ही नहीं की हुई, ठीक है। अब मामला यहां पर भी ऐसा ही है। चेक्स ऑफ 268 ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड ऑन 30 जून, सेकंड एडजस्टमेंट चल पड़ी है जी हमारी, ठीक है। ओरिजिनल भाई 30 जून पर तो कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ चेक ड्रॉ करके अपनी दराज में रखा है, तो कोई एंट्री नहीं होनी थी। मसला क्या है? जिस बात में आ गए और एंट्री कर डाली, बोलो क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 268,000 से। अब रेक्टिफाइंग एंट्री ये जो किया है इसको रिवर्स कर दो, तो बैंक डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 268 से। अच्छा, ऐसी एडजस्टमेंट अब टेस्ट हो सकती है FAR1 में? बहुत मुश्किल है भाई। देखो ये सिर्फ मैंने एहतियातन, क्योंकि ICAP ने चैप्टर डाल दिया था, मैंने इस पे 6 लेक्चर्स लगा दिए। मेरे हिसाब से 2-3 लेक्चर्स काफी थे। वो जो स्टार्ट में नहीं बताया था आपको, डेबिट क्रेडिट ऐसे रेक्टिफिकेशन करनी है, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, दैट वाज एनफ। लेकिन चूंकि चैप्टर डाल दिया तो मैंने तसल्ली के लिए इतना भी करवा दिया है। वरना बेसिकली ना बेटा, ये आप सवालों को देख रहे हो, हर सवाल के अंदर वही एडजस्टमेंट्स हैं जो टॉपिक्स भी इंट्रो वाले हैं। अब FAR1 के सिलेबस में क्या बैड डाउटफुल डेट है? नहीं है ना, ठीक है। क्या BRS है इस लेवल पे? नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली तो करनी थी ना कि थोड़ा बहुत नॉलेज भी अगर वो टेस्ट करे तो हम ज़हनी तौर पे तैयार हो। तो ये बहुत से ज्यादा टाइम लग गया ऑलरेडी, ठीक है ना। अब कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नया नकोर टॉपिक शुरू करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी मोर देन इनफ इस पे काम कर लिया, लेकिन इसको मैंने इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि ये छोटी छोटी रिवीजन्स बहरहाल जरूरी हैं, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती रहती हैं ये चीजें FAR1 के अंदर। तो जितनी चीजें यहां रिवाइज हो गई उतना बेहतर है, ठीक है ना। और इन्हीं चीजों के ऊपर इंट्रो प्लस R1 वालों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगना है। जैसे आपका आधा लेक्चर लगा बैड डाउटफुल डेट को रिवाइज करने में, उनका 1.5 लेक्चर लगेगा। आपने इन्वेंट्री जो है वो आधे लेक्चर में रिवाइज कर लिया, उनको 1.5-2 लेक्चर लग रहे होंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो जितनी कोई रिवीजन जरूरत है वो कर रहे हैं। बहरहाल ये टॉपिक में इस तरह का सवाल टेस्ट हो ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, करेक्शन ऑफ एरर जो है वो IS 8 के अंदर जरूर टेस्ट होता है, तो शायद उसने इसीलिए यहां पे पूरा चैप्टर ही डाल दिया। लेकिन हमने फिर भी उसने जो सवाल दिए थे ना, उनको हमने इतने लेवल पे कर लिया। अगर इसमें से सवाल दे देना तो हम शुक्र करेंगे, हम कहेंगे लेवल है तो सवाल दो ना इधर। ये तो हमारा लेवल ही और है, हमने इंट्रो में एक बार तैयार किया था, फिर हमने दोबारा कर लिया तैयार, ठीक है ना। तो जितने सवाल मैंने करवाए हैं या करवा रहा हूं, जो होमवर्क कर रहा हूं, इससे ऊपर कोई सवाल एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। ये भी एडिशनल काम ही किया है हमने, ऑलरेडी एडिशनल काम ही किया हमने। ओके, क्लियर है ये बात? चल अच्छा जी, अब रेक्टिफाइंग एंट्री है, ये तो रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट ए और बी थी ना, ये रिक्वायरमेंट ए, ये भी रिक्वायरमेंट ए, वो इकट्ठी आपने लिखी हुई होगी ना मेन पेज पे। रिक्वायरमेंट ए में ये दूसरी एंट्री आ गई, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट बी के अंदर इसका क्या इंपैक्ट है बता दो जी। बिल्कुल, इस एडजस्टमेंट ने प्रॉफिट को हिट नहीं करना, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो एडजस्टमेंट टू नो इफेक्ट, ये एंड पे लिख देना, ठीक है। एंड पे लिख देना इसके, ठीक है। क्लियर है? चलें आगे। जी, एडजस्टमेंट नंबर 3, अ सेल इनवॉइस ऑफ 315 was posted to sale day book as 351 and to debtor as 135। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, कमाल ही हो गया। लगता है वो 315 जो है वो सेल डे बुक में क्रेडिट करते हुए ही फोन आ गया था घर से उसको, तो 315 351 हो गया। और फिर आगे से 2-4 बातें ऐसी हो गई कि वो 351 दूसरी तरफ जाते जाते 135 हो गया। कोई मसला नहीं है भाई, हमें तो ये पता है कि ओरिजिनल एंट्री क्या होती है।
डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ओ तो लिख लें ओ, ये आप वर्किंग के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट होना था 315 से, ऐसे ही है ना। सेल इनवॉइस वाज 315, लेकिन रॉन्ग में तो यकीन ही कर दी उस्ताद उरी ने, ठीक है। वो कहता है जी वाज पोस्टेड टू सेल डे बुक एज 351 एंड टू ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स एज, कमाल करते हैं भाई। ये वो एंट्री है जो ट्रायल के फेस से ही पकड़ी जाती है, ये भी नहीं पकड़ी जानी थी, रॉन्ग बराबर जो है, ये भी नहीं पकड़ी जानी थी। तो ट्रायल का फर्क जिन एंट्रीज की वजह से आया है उनमें एक ये भी है, ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, डेटर 315 से डेबिट होना था, 135 से डेबिट हुआ है, तो मजीद डेबिट कर लो। कितने से? 315 माइनस 135, फर्क कितना आता है? 180 से डेटर को डेबिट कर लो। सेल 315 से क्रेडिट करना था, 351 से क्रेडिट कर गए, ज्यादा क्रेडिट कर गए, बोलो 315 सेल क्रेडिट करनी थी ना, ज्यादा क्रेडिट कर गए। सही करने के लिए क्या करोगे? डेबिट 351 माइनस 315 कितना बनता है? 36 से, 36 से। और कौन सी चीज गलत डेबिट हुई से क्रेडिट करें? कुछ नहीं है, तो फिर ये वही सस्पेंस है, सस्पेंस 1 to 16, ठीक है जी। ये हमारी रिक्वायरमेंट ए चल रही थी, ठीक है। रिक्वायरमेंट बी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेल की फिगर। सेल 36 से हो रही है डेबिट, मतलब बढ़ रही है। नहीं सर, ये हाँ जाग रहे हैं, अब जाग रहे हैं। थोड़ी सी गरारी बस टाइट करने की जरूरत होती है, एक बार हो जाए ना फिर सब सेट हो जाता है, ठीक है ना। तो 36 से सेल्स रेक्टिफाइंग एंट्री में कम हुई, सेल्स कम हुई तो प्रॉफिट भी कम हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3, 36 डन जी। ओके, नंबर 3 इज ओवर। नंबर 4 ट्राई तो करो यार जरा। 4 क्रेडिटर की जगह तो उसने डेटर भाई मुझे नहीं पता, ट्राई करने का बोला है। आपने कैमरा नहीं छेड़ना, यहां से लगा वो यहां तक है। मैं हूं, बाकी ये नजर आना चाहिए, मेरी खैर है, मुझे रोज देखते हैं ये लोग। एडजस्टमेंट नंबर 4, यहां रोशनी यहां पे पड़ रही है। बोलो भाई, ऊंचा बोल दें, कोई बात नहीं। नहीं भाई, कैमरा वाले भाई, यहां रोशनी यहां पे पड़ रही है। अच्छा, यहां पे ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 4। अच्छा जी, अब परचेज रिटर्न अमाउंटिंग टू 500। आगे मिस्टेक तो छोड़ो ना, पहले ओरिजिनल की बात तो करें ना। परचेज रिटर्न है, एंट्री बोलो। परचेज कब बढ़ना डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का बढ़ना क्रेडिट होगा। यस सर, और सवाल खामोश है तो क्रेडिटर, यस सर, तो एंट्री बनती है क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। कितने से? 500 से। यस सर, 500 ओरिजिनल कर लेना, मतलब सुकून में आ जाता है, ठीक है ना। ओरिजिनल एंट्री हो गई, जगह कम है जरा, 1 इंच। ओके जी, उसके बाद रॉन्ग एंट्री क्या हुई? वॉज मिस्टेकनली डेबिटेड टू
डेटर्स अकाउंट। तो क्रेडिट के बारे में क्या कहें फिर? जिस रॉन्ग एंट्री के जिस एंड के बारे में सवाल खामोश हो, मैंने हमेशा कहा ये, उसे क्या करते हैं? सही अज्यूम करते हैं। ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री, क्रेडिटर डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लें, ये तो सही हो गया। और डेटर गलत डेबिट हुआ पड़ा है, सही करने के लिए डेटर को क्रेडिट कर लें, और ये हमारी रिक्वायरमेंट ए आ गई। ओके। रिक्वायरमेंट बी के लिए उठ के जाऊं उधर या बस रहने दूं? इस रेक्टिफाइंग एंट्री से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सुकून मॉल। चलें आगे। एडजस्टमेंट 5 पढ़ें। इतना आसान सवाल दिया था टेस्ट में। अच्छा, ये इंट्रो की ना रिसेंट टाइम में आया था, वो पेपर गायब हो गया, लेकिन मुझे जिस दिन पेपर हुआ था ना, तो जिस बच्चे ने तस्वीर खींच के भेजी ना, मैंने वहां से देख के टाइप करके सवाल को ना आपको दे दिया। अब आईकेप की तो वेबसाइट पे है नहीं ये, ना ही इसका सोल्यूशन होगा, तो इसलिए ये सवाल बड़ा सरप्राइज था, लेकिन आसान सवाल है, आप खुद देख लें कि आईकेप ने जहां करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक रखा हुआ था वहां पे कैसा टेस्ट हो रहा है। मुश्किल कहाँ है? आपको अकाउंटिंग आती है तो क्या मुश्किल है? अब यहां पे मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा करेक्शन ऑफ एरर का फुल फ्लैज टॉपिक आएगा। करेक्शन ऑफ एरर वो IAS 8 के साथ ही टेस्ट करेगा मोस्ट प्रोबेबली। सर एंट्रीज तो सिर्फ कैश बुक की नहीं होती? किसमें? ये एडजस्टमेंट का पूछ रहे हो? स्टेटमेंट नहीं, ये एडजस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हो? अभी मैं नहीं बता रहा, अभी तो 1 मिनट है आपके पास। मैं तो अभी ये कह रहा हूं, टिक टिक टिक, और ये भी होने लगी है बस टिक। हाँ जी बच्चों, डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट के लिए आपको हमेशा से एक असूल बताया हुआ है, जब भी डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आए तो ग्रॉस, डिस्काउंट और नेट ये अलग अलग कर लिया करो। ठीक है। अब वो कह रहा है एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ 209 अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये पैसे बैंक में क्रेडिट आए हैं कि गए हैं? नहीं यार, बैंक में तो क्रेडिट का मतलब जाना नहीं होता। नहीं सर, वो बैंक का जो क्रेडिट होता है उसका मतलब अरे ये जाग गया है, पूरा जाग गया है। देखो भाई, बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसमें क्रेडिट होने का मतलब हमें पैसे आए हैं, हमारा डेबिट बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त पूरी तरह जाग चुके हैं। तो 209 रुपए इन रुपीज अगर बात करें तो 209 रुपए रिसीव कर चुके हैं हम। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। लेकिन वो कहता है ये जब आए थे तो गलती बाद में देखते हैं। ठीक है। It was discovered that the amount net of agreed payment discount of 5%, इसका मतलब ये है 95%, इसका मतलब ये होगा फिर 100%। अब इस 209 से 100% निकालें जल्दी से। 209 गिवन अमाउंट है, उसकी परसेंटेज है 95, डिवाइड करो 209 को 95 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से या 5 से, जो भी निकालना है। 100 से करो, इजी होता है वापस आना। 200 बस देख लो, 209 बटा 95 इंटू 100 कितना आता है? 210 देख लो कन्फर्म। 220 0.5 आ रहा है 200 ठहर जाना यार, तू ऐसे करना भाई, 2,09,000 को डिवाइड कर 195 से और मल्टीप्लाई कर 100 से, क्या आंसर आता है? मन्नू जवाब दसो पाए ना। 24588 ये क्या कह रहा है दीवाना? 2,09,000 को 95 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है भाई? 220। मेहरबानी भाईजन। 220 में से 11 डिस्काउंट है और 209। ठीक है जी। अब
पहले हम पास कर लेते हैं ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्या किया करते हैं, अच्छा ये पैसे आए हैं हमें, ठीक है, तो बैंक डेबिट 209 से और डेटर क्रेडिट हो रहा है 220 से। जहां से 220 आने थे वहां से 209 आए, तो 11 का नुकसान है। गम की बात है, नाम इसका होता था डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। ये कहानी है जी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब उसने क्या किया ये देखते हैं। कहता है एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट, यानी उसको पता नहीं लग रहा था ये क्रेडिट की 209 कहां से आया, समझ नहीं आ रही है। अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून 21, वो कह रहा है ये कहां से आया, अकाउंटेंट कह रहा है कहां से आया, पता नहीं लग रहा, अनआइडेंटिफाइड। ये देखो ना, बैंक डेबिट उसने कर दिया, तो बैंक में तो क्रेडिट हो रहा, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट था, बोलो, तो बैंक अकाउंट में उसने डेबिट करना था ना, पैसे आए वो तो नजर आ रहे हैं, 209 से डेबिट तो कर दिए। अब बैठा सर पकड़ के, कहां से आया, समझ नहीं आ रही, अनआइडेंटिफाइड। कहते चलो यार जान छड़ाओ, सस्पेंस को क्रेडिट कर दो। ये लिखा हुआ देख लो, यही लिखा हुआ देख लो, रेक्टिफाइंग एंट्री, बैंक डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लें 11 से। डेटर 220 से क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, तो कर लें क्रेडिट 220 से, ठीक है। और सस्पेंस पता नहीं क्या, ऐसे ही सस्पेंस, कौन सा सस्पेंस यार, खत्म करो इसको, ऐसे ही बदतमीज आदमी सस्पेंस बना लिया। 209 ये क्रेडिट को सही करने के लिए डेबिट कर लो। ये है हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री, ये है उसकी रिक्वायरमेंट ए हो गई एड्रेस, लेकिन यहां से एक्सपेंस चूंकि आ गया है, सस्पेंस और डेटर तो नहीं, एक्सपेंस तो जाएगा ना, एक्सपेंस 11 से बढ़ रहा है, एक्सपेंस 11 से बढ़ रहा है, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा। एडजस्टमेंट नंबर देखो, एक एक एडजस्टमेंट छोड़ के आई कर कितनी फुनकारी लगाई हुई है ना, एक ने प्रॉफिट को हिट किया, दूसरी ने नहीं किया, तीसरी ने किया, चौथी ने नहीं किया, पांचवी ने फिर कर दिया जी। कितने से, 11 से, ओके माइनस। चलो ये एडजस्टमेंट 6 कर दो अब जल्दी से। मेरे ख्याल 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी तकरीबन, कोशिश करता हूं मैं 15 मिनट में से क्लोज कर दूं। वैसे ही इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे अब, बस बहुत हो गई। देखो ना, आज का सवाल करने के बाद वैसे ही बंदा जो है ना बड़ा चिल फील कर रहा होगा, है ना। देखो सब चीजें काबू में आ गई। अब पूरा सवाल तो यहाँ पे आना नहीं तो बहुत है ना यार, 6 लेक्चर्स भी होते हैं यार, 6 लेक्चर्स हमने इंट्रो वाले टॉपिक पे लगा दिए। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें रिवाइज करवाए हैं आपको, ठीक है। पढ़ो भाई 6th, हो अभी वो भी रहती है यार, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी कमीशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन और आफ्टर वाला 10 मिनट तो उसने भी ले जाने, जल्दी करो, 10 तो नहीं 5-7 मिनट, 5 मिनट, लेकिन वहां तक पहुंचने भी तो 5-7 मिनट लग जाने। लो भाई, अ चेक ऑफ 450 इश्यूड बाय अ कस्टमर एज एन एडवांस। देखो यार इधर ना 1 2 नहीं देते हैं यार, इधर ऐसी गंद डालने की बजाय इधर ही आ जाते हैं। चेक ऑफ 450 इश्यूड बाय अ कस्टमर एज एडवांस, एडजस्टमेंट नंबर 6 पे पहुंच गए हम। ओरिजिनल एंट्री, चेक उसने इशू किया है तो हमें मिला ना, कस्टमर ने इशू किया है, कितने का चेक है, 450 का, बैंक डेबिट, और ये देखो एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक लायबिलिटी है, क्रेडिट, ठीक है। लायबिलिटी क्या है जी, लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स या सर्विसेज इन फ्यूचर, तो ये हम पे लायबिलिटी पड़ जाती होती है, ये ओरिजिनल एंट्री बनती है, ठीक है भाई। थोड़ी देर अब जरा आपको सब वर्जिश करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। ओके, इश्यूड बाय कस्टमर एज एडवांस, was dishonored and returned by बैंक on 30 जून 21। हाँ भाई, डिसऑनर हो गया। तो इधर देखो, ये ओरिजिनल एंट्री नहीं है, ये देखो, ये तो जब हुआ था तब की बात है, जब ये ऐसे करना चाहिए सर, ये एंट्री हुई होगी जब एडवांस का चेक उस कस्टमर हमारे ने भेजा था, ऐसे ही है ना। अब हुआ क्या, ये एंट्री तो हो चुकी होगी ना भाई, समझ रहे हो। अच्छा अब हुआ क्या, तो कहता है जी कि ये चेक जो है डिसऑनर हो गया है, तो क्या करना है हमने, एडवांस फ्रॉम
कस्टमर डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब रॉन्ग क्या हुआ है जरा बता दो सोचकर। रॉन्ग ये हुआ है कि कुछ नहीं हुआ। फॉलोइंग मैटर्स वर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वर आइडेंटिफाइड। क्या? एक एडवांस का चेक था जो बैंक ने वापस कर दिया, डिसऑनर हो गया है। मतलब आइडेंटिफाई अब कर रहे हैं तो कुछ नहीं किया ना, तभी तो वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में यही एंट्री दोबारा कर दो। एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट बैंक क्रेडिट 450 से। हाँ भाई बोलो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये देखो ये मैं पर्दा डाल रहा हूं इस पे। ये सिर्फ बताया आपको कि ऐसे एंट्री हुई होती है जब एडवांस आता है तो। पर हम बात कर रहे हैं, उसने क्या कहा है, जो एडवांस आया था ना चेक वो डिसऑनर हो गया। अब ये रिव्यू के वक्त इसको पता लगा, इसका मतलब ये एंट्री पहले नहीं हुई तो पता लग रहा है ना, तो फिर जो काम करना था नहीं किया, कर दिया। ठीक है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट बैंक क्रेडिट, ये हमारी पेज 1 के ऊपर जो रिक्वायरमेंट ए चल रही होगी, क्योंकि वर्किंग तो आपकी ओरिजिनल रॉन्ग अगले सर पे होती है ना, उसमें ये एंट्री पड़ जाएगी। और इस एंट्री का इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे, तरतीब चेक करो आई केयर की है। नंबर 6, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें। वहीं पे रखे ना, इधर वो देख कर इधर आए, फिर वो दिखा के बच्चों को लाए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। समझ आ गई? ले आए करके। नंबर 7, भाई जहां तक मेरी कोशिश होती है कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन के साथ ही ये भी चलता रहे, कोशिश यही होती है। जब ये खत्म हो जाए तो फिर मैं ज्यादा दूर जाता हूं, क्योंकि खास तौर पे ऑनलाइन फिजिकल बैठा हुआ बच्चा इतना परेशान नहीं होता, ठीक है ना। ऑनलाइन बैठा हुआ बच्चा जो है वो इधर उधर आते जाते हुए परेशान हो रहा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ें जी, नंबर 7, बल्कि इसको कर दें, पॉज करें जरा भाई जी। नंबर 7 मुश्किल लग रही है, आसान? An equipment costing 600 with a carrying value of 270 on यकम जुलाई 2020 was disposed of। हमारा ईयर एंड क्या है वैसे? 30 जून 2021। तो ये साल के पहले दिन की बुक वैल्यू है, शुक्र करो, क्योंकि इससे पहले एक सवाल हमने किया था स्काई वाला, उसने डिस्पोजल के बाद वाली बुक वैल्यू दी हुई थी, तो रिवर्स वर्किंग थोड़ी सी करनी पड़ी थी। ठीक है ना, लेकिन ये कह रहा है साल के पहले दिन बुक वैल्यू इसकी 270 है, कॉस्ट इसकी 600 है, ऑफिस इक्विपमेंट है, और नीचे में बताया गया स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं तो सुकून ही सुकून है भाई। ये तो इतनी आसान एडजस्टमेंट है, लेकिन ऐसी ही एडजस्टमेंट अब FAR 1 में टेस्ट होगी। लेकिन वो होगी कहां पे? वो IS8 के अंदर। वो कहेगा 2 साल पहले ये गलती हो गई है, सही करना है, अब इस तीसरे साल में खड़े हैं, तो वहां पे हम वो सीखेंगे कि सही तो करना, सही करना भी आता हो एरर, और फिर IS8 में सीखेंगे पिछले सालों को क्या करना है और इस साल को क्या करना है, और नोट कैसे बनना है, और फलां फलां फलां। ठीक है ना। हाँ, लेकिन इस लेवल के एडजस्टमेंट्स, और ये सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट है ICAP की IS8 के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है एसेट आए तो डेप्शन भी साथ आती है। ठीक है ना। ओके, अच्छा जी, बहरहाल कहता है जी यकम अप्रैल 2021 को भेज दिया 280 का। आगे तो गलती है ना, गलती को बाद में देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7, ओरिजिनल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, और ऑफिस क्या चीज है? ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट। हाँ भाई, 7वीं एडजस्टमेंट चल रही है हमारी। कॉस्ट है 600, ठीक है, और कैरिंग वैल्यू है 270, और कैश आया है 280। तो जो मिल रहा है वो तो लिख लेना, 280 और 600, और इसके लिए मैं एक छोटी सी वर्किंग कर लेता हूं। ठीक है, वर्किंग 1 यहां ही करते हैं, उधर को जाने को। ये वर्किंग 1, देखो भाई, मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए एज ऑन यकम अप्रैल लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? यकम अप्रैल 21। ठीक है ना, तो मैं 31 मार्च कर दूं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एज ऑन 31 मार्च 2020, सॉरी 21। ठीक है जी। अच्छा, अब
मेरे पास अगर आप गौर करें ना तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ये ऐसे निकाल लेते हैं ना, ठीक है, एज ऑन यकम जुलाई 20 मौजूद है कि नहीं? थोड़ी सी मेहनत से निकलेगी पर निकल आएगी। देखो 600 कॉस्ट है और यकम जुलाई 20 पर बुक वैल्यू है 270, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मैं किस दिन की चाह रहा हूं? यकम जुलाई 2020 की ना, तो कॉस्ट है 600, इसमें से माइनस कर दूं यकम जुलाई 20 की बुक वैल्यू 270, तो मेरे पास 330 की एक्यूमुलेटेड डेप्शन आ रही है। ऐसे भी हो सकता है, इसमें मजीद 9 महीने की डेप्शन ऐड कर दें, आपकी मर्जी। ऐसे भी हो सकता है कि आप मजीद इसको 6 महीने डेप्शन करके बुक वैल्यू निकालें और फिर डिफरेंस निकाल के एक्यूमुलेशन निकालें। बेसिक सी कैलकुलेशन 100 तरीकों से हो सकती है, ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि एक्यूमुलेशन में, इस एक्यूमुलेशन में ऐड कर दें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस टिल 31 मार्च 21, यानी कितने महीने बनते हैं? 9 मंथ्स। क्या ख्याल है? ये एक आसान कैलकुलेशन नहीं बन जाएगी, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन एज ऑन यकम जुलाई 20 कैसे निकली समझ आती है? 330 समझ आती है, ठीक है। ये 330 तो थी साल के पहले दिन तक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, इसमें ऐड कर लेते हैं इस साल की 9 महीनों की डेप्रीसिएशन। तो वो सवाल हमें बता चुका है, इधर देखो सवाल हमें बता चुका है कि कॉस्ट इनटू रेट ही होगा। क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% है, तो हर साल कॉस्ट ही आनी थी, इस साल भी कॉस्ट इनटू 10%, लेकिन साथ ही साथ इनटू 9/12। तो क्या आ गया आंसर इसका? इसका 75 आता है। इसका क्या आ गया? देख लो, 600 का 10% 60 होना है, 60 को 9/12 करें तो कम होना चाहिए, जरा चेक कर लो। हाँ 25 45 प्लस 300 इज इक्वल टू 340। ये फिगर मुझे चाहिए थी। ये फिगर जिस तरह मर्जी निकाल लो भाई, आपको नहीं जी हम तो यूं करेंगे, हमें तो इस तरह से आदत है, हम यहां पे लिखेंगे बुक वैल्यू। आसान तरीका, बुक वैल्यू कितनी है जी? बुक वैल्यू कितनी है? 200। यार इतने मुश्किल की बजाय ना ये आसान काम कर लें। इधर देखें, ये वर्किंग की बजाय मुझे एक और ज्यादा बेहतर वर्किंग नजर आ रही है। वो क्या है? जैसे हम करते होते हैं वर्किंग, ठीक है, यकम जुलाई 2020 पर बुक वैल्यू गिवन है सवाल में 270, छोड़ो वहीं पे आओ, बुक वैल्यू 270, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज हो गए, मुझे शक्लें देख के लग रहा था। अब 31 मार्च 21 तक डेप्रीसिएशन 600 इंटू 10% इंटू 9/12 कितनी आई थी अभी थोड़ी देर पहले? 45। ये ज्यादा आसान हो गया, क्या ख्याल है? बुक वैल्यू बताओ भाई 31 मार्च 21 की 225, और बस यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकाल लो। 600 माइनस 225, आंसर क्या आता है? यही आना। ये ज्यादा आसान नहीं हो गया काम, ठीक है। बस 5-7 मिनट बाद एक ही बार ब्रेक लगेगी, ठीक है जी। और सही है, और ये सही है। हाँ क्या नहीं सही? ये क्या आ गया? क्यों 375 आया? फिर ये तो एक ही होना चाहिए था। 270 बुक वैल्यू है, 270 यकम जुलाई 20 की बुक वैल्यू है, बोलो। तो यहां पे कुछ गलत किया होगा आपने। ओके, तो यहां पे यकम जुलाई ये आपने गलत लिखवाया था, ये 300 नहीं था, यहां पे हम 330 निकाल के लाए थे। सॉरी, एक जैसे ही होना चाहिए था। 300 सुतियां रुआ 330 जमा 45 कितना बना? हाँ, तो ये सेम ही आना चाहिए था, सेम ही आ रहा है। ओके, लेकिन ये काम सही है, ये मत करो, ये मत करो, ये ऐसे कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन एक तरीका बार दो हम तरीके सीख लिए, ठीक है। तो ये 375। हाँ भाई की आ रहे अजय दसो मैनू 10 किधर? इधर क्या उधर? गेन आ गया 50। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, रॉन्ग। द सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिट टू गेन ऑन डिस्पोजल अकाउंट एंड नो डेबिशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द इक्विपमेंट। कैश 280 और गेन 280, यानी डिस्पोजल अकाउंट सही है, गड़बड़ हो गई, सही करना है कर लो। साथ ही वो क्या कह रहा है, नो डेप्शन वॉज प्रोवाइडेड का मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि ये 45 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, तो पहले निकाल ली हमने वर्किंग में, ठीक है। तो चलो शुरू होते हैं भाई। एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट होना था, नहीं हुआ, करो। कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। गेन क्रेडिट होना था 55 से, खैर से 280 से क्रेडिट हो गया, तो डेबिट करो। 55 में से चलो पहले 280 लिख लो, 280 एक ही बात होती है वैसे, -55 जी 225। 600 से ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट होना था, बोलो ये गेन जरा इधर आना था यार। चलो गेन 50 और बोलो बोलो बोलो, ऑफिस इक्विपमेंट कितने से, 600 से। लेकिन बेटा ये क्यूमुलेटेड डेप्शन 375 पे 330 से पहुंची कैसे है? ये 45 की डेप्शन ऐड होकर ही पहुंची है ना। वो कह रहा है ये डेप्शन उन्होंने लिखी, रिकॉर्ड ही नहीं की थी, तो दूसरी एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। टेक्निकली तो ये एंट्री इससे ऊपर आनी चाहिए थी कि पहले ये एंट्री हुई होगी 45 की, फिर ये 375 मान के डेबिट हुआ होगा, लेकिन बस ठीक है, कोई नहीं, टेक्निकली खैर है। ओके लो, रिक्वायरमेंट ए ठीक हो गया। अब इसमें से एक ये गेन है 225 का और एक ये एक्सपेंस है 45 का। यार ये डेबिट है, सही तो लिखा था। मिस आप ही बता दें, आ ही गई अगर आप बैठी हुई हैं तो आप ही बता दें कम से कम कि ये क्या कर रहे हैं आप। और अल्लाह के बंदो, गेन का ऐड होना था 55 से हो गया 280, तो डेबिट किया था ना हमने इसको। हाँ 200, हाँ शुक्र है, मैं भी कहूं गेन। अच्छा अब ये गेन डेबिट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो प्रॉफिट को ये कम कर रहा है। प्रॉफिट क्या होगा, 225 से कम, लेस एडजस्टमेंट नंबर 7, कितने से, 225 से कम हो गया। और पेट्रोल ही बड़ा लग गया आंदे आंदे। डेप्शन एक्सपेंस 45 से बढ़ गया, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा। कितने से, 45। डन जी। अगली एडजस्टमेंट देखें, प्रोविजन वाली, जल्दी से इसको कर दें। और सारी एंट्रीज में देखें, डेटर जहां जहां हिट हो रहा है उससे देखकर आपने कल वाले सवाल की तरह से एक ही स्टेप में एंट्री करनी है, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी सी मैंने पॉज की थी, आप कहेंगे पहले चाय का कप नहीं था हाथ में और फिर एकदम से आ गया। जरा मैंने पॉज की थी वीडियो और चाय का कप उठाया और 2-3 सिप लिए। ओके, बीच में क्वालिटी सर्विस वाले से थोड़ी सी बात भी की। अच्छा जी, हाँ भाई, MM maintains a general provision for doubtful receivable at 5% of year end balance। अब ना तो ईयर एंड बैलेंस है ना कुछ है, लेकिन कल की क्लास में एक उसूली मौकिफ तैयार हो गया था हमारा। वो क्या, अगर डेटर बढ़े तो प्रोविजन ने भी बढ़ना है, अगर डेटर कम हो तो प्रोविजन ने भी कम होना है। प्रोविजन की नेचर क्रेडिट है, प्रोविजन की नेचर क्रेडिट, वो नहीं क्रेडिट, शक है तुम्हें? हाँ, प्रोविजन की नेचर क्रेडिट है, तो अगर बढ़ाना है तो इसको करेंगे क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट बैड एक्सपेंस डेबिट। और अगर प्रोविजन को कम करना है तो करोगे डेबिट और दूसरा इंपैक्ट बैड एक्सपेंस को क्रेडिट। तो वो जिंदगी कल आसान कर ली थी हम, कल मैंने थोड़ी की थी, आज इसलिए कल इसलिए थोड़ी मेहनत की थी कि आज फिर करें। तो बस आज तो उसूल लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया था उर्दू में, ठीक है। अब देखो डेटर को ढूंढो, सारी एडजस्टमेंट मैंने लिखी हुई है। रेक्टिफाइंग, लेकिन रेक्टिफाइंग ओहो, ये तो ब्लू मिक्स हो जाएगा, पहले भी ब्लू आ रहा है, आज तो रेड निकलेगा। रेड मार्कर बाहर है, उसने कहा टू तो मैं ही करता होता हूं, पता है आप लोगों को। और 180 से डेटर बढ़ गए, एक ही बार, बाद में देखते हैं, बल्कि यूं कर लो ना, यहां साथ साथ लिखते जाते हैं। +1
80, ठीक है, बढ़ गया, डेटर को प्लस से लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 एडजस्टमेंट्स हो गई। एडजस्टमेंट 4, डेटर 500 से कम हो गया, -500, डेटर 220 से कम हो गया, -220। वो कल के सवाल की मेहनत भी इसीलिए थी, आज के सवाल के लिए। तो यही बात बता रहा हूं कि जो मोटी मोटी बातें थी कॉन्सेप्चुअल, वो हमने रिवाइज कर ली हैं, अब वो रिपीट ही होनी है। तो 20 सवाल भी कर लो तो फिर FAR 1 में करेक्शन ऑफ एरर ही करते हैं फिर, तो इसलिए मैं इसको आज क्लोज कर दूंगा, ठीक है। बाकी 1-2 सवाल जो आपको होमवर्क में दिए हुए हैं वो 1 बाय 1 को एडजस्टमेंट आती रहेगी, तो वो एडजस्टमेंट, सिंगल एडजस्टमेंट वो मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया भाई, डन। एडजस्टमेंट 5 तक चले आए हम। 6, इधर तो कोई नहीं है डेटर, 2 कोई नहीं हुआ, 7 कोई नहीं है, चलो कहानी खत्म। डेटर पूरी 7 एडजस्टमेंट्स में सिर्फ 3 दफा हिट हुआ है, तसल्ली से देख लें अपनी रेक्टिफाइंग एंट्रीज बेशक, ठीक है। अब इधर देखो, अब इसकी एंट्री मैं यहीं पे ही कर रहा हूं क्योंकि यहां पे हो गया काम। हाँ, डेटर नेट में क्या हो रहा है जी, बता दो जरा। डेटर नेट में कम हो रहा है, कितने से? 540 से डेटर नेट में कम हो रहा है। तो जब इस पे 5% लगाएंगे तो आंसर क्या आता है? 27 से प्रोविजन को भी क्या करना है हमने? कम। अब प्रोविजन की नेचर क्या है? क्रेडिट। तो कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट डेबिट, और दूसरा इंपैक्ट मैंने कहा था किसको दे दो? बैड डेट एक्सपेंस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर है, क्रेडिट। कितने से? 27 से। और ये नीचे हमने शो कर दी वर्किंग, और ये हमारी बन गई एडजस्टमेंट नंबर 8, ठीक है, डन। ओरिजिनल रॉन्ग कुछ नहीं करना होता, बस इसमें इंपैक्ट ही लेना होता है, 2-3 का इंपैक्ट पढ़ के ये आना है। हमारे पास नहीं है ना बेटा डेटर का बैलेंस कि उसको एडजस्टेड करें, और फिर प्रोविजन का बैलेंस भी है कि उसको एडजस्टेड करें और सारे अकाउंट्स बना के सब कुछ सही करें और पुराना रिवर्स करें। इंपैक्ट निकाला बस। अब ये रिक्वायरमेंट नंबर ए है, ठीक है, और इसके साथ ही ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर रहा है। तो एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 8, 27, ठीक हो गया जी। ओके जी, नाउ लास्ट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट 9 है। स्टाफ बोनस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून was to be accrued at 10% of the net profit after bonus, but it was mistakenly accrued at 10% of profit before bonus. तो भाई जो हुआ है ना पहले वो रॉन्ग लिख लेते हैं। accrued का मतलब पेबल की एंट्री हुई है, ठीक है ना। तो कह रहा है प्रॉफिट बिफोर बोनस, कहां गया प्रॉफिट हमारा? ये पड़ा है अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट। इसमें से निकल चुका है 10%। बड़े मसले वाली बात है, इधर समझाता हूं। वो जो इन्होंने इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, जो सेल से चली होगी, चलते 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 यहां पे आया होगा प्रॉफिट बिफोर बोनस, पता नहीं कितना, उसमें से इन्होंने लेस किया होगा 10% इनटू ये पता नहीं कितना, और फिर उसका जवाब आया पड़ा है कितना जी? 25 सवाल में 2520। ये है जी प्रॉफिट आफ्टर बोनस, ठीक है ना भाई, बात समझ रहे हो? ठीक है। मसला ये है कि ये 2520 पे जो पहुंचे हैं, ये इन्होंने 10% ऑफ दिस किया है, हालांकि 10% ऑफ दिस करना था, लेकिन ये दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि एक तो ये प्रॉफिट बदल गया है। पहले तो हम ये फिगर निकालते हैं ये थी कितनी, और उससे रॉन्ग एंट्री कर लेंगे, फिर जो असल प्रॉफिट एडजस्टेड निकलेगा उससे सही वाले डिस्काउंट इसकी बोनस की फिगर निकालेंगे, उससे ओरिजिनल एंट्री लिखेंगे, और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है इस सवाल की। ओके, अब मसला ये है कि हमारे पास अगर ये 10%, इसको एक्स अज्यूम करें, ठीक है, तो ये
0.1 ऑफ एक्स आ रहा है, 10% ऑफ एक्स, ठीक है, और ये कितना आ रहा है 2520। भाई ये मैथमेटिक्स शुरू होगी बचपन वाली, ठीक है। अब ये ना एक इक्वेशन बन गई है, ये क्या बन गई है, एक इक्वेशन। अगर आप गौर करो तो ये इक्वेशन क्या है, x माइनस 0.1 ऑफ x इज इक्वल टू 2520। इसको माइनस करो तो ये बनता है 0.9 ऑफ x इज इक्वल टू 2520। x इधर छोड़ दो, 2520 को डिवाइड करो 0.9 से, तो आंसर क्या आता है 2800। यानी कि ये मैंने इससे यूज किया, ठीक है ना, इसको भी मिटा नहीं रहा, ओके। ये क्वेश्चन मार्क मैंने कहा जी 2800 है, और इन्होंने क्या किया 2800 का 10% कितना बनता है 280, ये डिस्काउंट रिकॉर्ड किया, और अब सही भी आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। यानी उन्होंने जो एंट्री की है पास, जगह ही कोई नहीं बची। चलो इधर करता हूं मैं कोशिश। ये मैं ओरिजिनल की बात अभी नहीं कर रहा, ओरिजिनल अभी निकालते हैं फिगर, ठीक है। रॉन्ग, उन्होंने ये एंट्री पास की कमीशन एक्सपेंस डेबिट, ये उन्होंने कर ली हुई है, ठीक है ना। और कमीशन पेएबल क्रेडिट, कमीशन क्यों पेएबल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं एक्रूड, एक्रूड, ठीक है। कितने से जी 280 से। ये क्या है जी 280 क्या है भाई, ये तो गलत है, ठीक है, समझिए बात। अब ये गलत जो है, पहले तो इसको सही कर लें, ठीक है। तो ये कमीशन एक्सपेंस जो है ये ऐड बैक करना है, लेकिन देखो रॉन्ग एंट्री तो ये हुई पड़ी है, ठीक है, इसको रिवर्स तो हम कर लेंगे। अब इस वक्त क्वेश्चन ये है कि 2520 तक आते आते ये 280 माइनस तो हो चुका है ना, बोलो माइनस हो चुका है नहीं हो चुका, इसको ऐड बैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहां पर आप कहोगे यहीं पर ऐड बैक करके सही वाली फिगर निकाल लो ना, मैं कह रहा हूं ये नहीं हो सकता। ये 25-20 में भी बहुत सारी और एडजस्टमेंट्स भी थी, तो वो एडजस्टमेंट्स के बाद सही वाला प्रॉफिट भी निकलेगा। फिलहाल इस 280 को रिवर्स करो, ठीक है। एक्सपेंस ये इस 2520 तक आते आते हमने इधर देखो, कमीशन है बोनस है, क्या लिखा हुआ था, बोनस है, बोनस। चलो मैंने उधर कमीशन लिखने माजरत, ठीक है। ये एडजस्टमेंट नंबर 9। अच्छा इधर देखो, बोनस रिवर्स्ड, कौन सा, जो 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर बोनस लग गया था, कितना 280। बस यहां पे रुक जाओ, ठीक है। अब ये रिवर्स हो गया, बोलो, अब रिवर्स हो गया। अब रिवर्स होने के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा, बोलो, एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर बिफोर बोनस, एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर बोनस। इसमें से अब हम लेस करेंगे जो असल वाला, अब बोनस सही वाला हमने रिकॉर्ड करना है, और वो बोनस जो है इधर देखो वो होगा 10% ऑफ, इधर देखो 10% ऑफ दिस अमाउंट। उसके लिए फॉर्मूला होता है, अब क्लास बहुत लेंथी हो गई है, ये फॉर्मूला मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दूंगा, कल सिर्फ इस एरिया की रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन फिर हाल ये समझ ले कि हो क्या रहा है। 280 माइनस हो जाएगा, और यहां पे जो प्रॉफिट आएगा वो क्या है 2850, ठीक है। अब ये बाकी सब गलतियां इसमें से सही हो गई हैं, अब इसमें से रहता है बोनस निकलना, ठीक है। अब वो बोनस निकलने की एंट्री, अब 10% ऑफ 2850 तो कर नहीं सकते, बोलो कर सकते 10% ऑफ 2850 तो कर नहीं सकते, क्यों क्योंकि इस पर तो 10% लगना ही नहीं है। वो कह रहा था जी कि जो एडजस्टेड लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जो प्रॉफिट आफ्टर बोनस आना है ना, असल में तो उसकी परसेंटेज है 10%। ये बड़ी फनकारी है, कल इंशाल्लाह ये 10 मिनट लगाने हैं मैंने इसके ऊपर, ये वो थोड़े से पैसे अकाउंटेंट कम करवा लेता है ऐसे कह के, ठीक है ना। बहरहाल ये देखो, वो कहता है वॉज टू बी एक्रूड, बोनस वॉज टू बी एक्रूड एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस। होना तो ये चाहिए था, लेकिन गलती से बिफोर बोनस कर गया। अब इधर देखो
बिफोर बोनस वाला जो मामला था, जो गलत हो गया था, वो तो हमने कर दिया रिवर्स, प्रॉफिट में मैंने आकर कर दिया ऐड बैक। ओ सॉरी, ये 2520 तक आते आते क्या हो चुका था, माइनस नहीं हो चुका था? और बोलो यार ये बोनस गलत करवा दिया आपने थोड़ा सा। ये 280 का जो बोनस है 2520 तक आते आते भाई ये क्या हुआ था यार, माइनस नहीं हुआ था। इसको रिवर्स करने के लिए क्या करवाना है, ऐड नहीं करवाना था। हद हो गई यार, गलत करवा दिया आपने। ये लो इसको ऐड कर लो, ये बात समझ आई है? और बोलो गलत को रिवर्स करना है ना, तो ये 2520 तक आते आते ये 280 माइनस हो चुका हुआ था, तो हमने इसको करना है रिवर्स। सही वाला माइनस बाद में करेंगे, पहले इसका तो असर निकालें। हाँ अब बताओ आंसर, बड़े आए तुम आंसर बताने वाले, बताओ आप आंसर, जल्दी कर लो यार, बहुत लेंथी होगी क्लास। सबर सबर, थोड़ा सबर कर लो, ख्याल हो जाता है कभी कभी। चौंतीस सौ दस, जरा चेक कर भाई, सही है। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं कि हम ये नहीं कर सकते कि हम 3410 का 10% लें, क्योंकि यही तो गलती है। प्रॉफिट बिफोर बोनस का 10% देना ही नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर बोनस का 10% देना है, वो हमें पता नहीं है। अब ये जो कैलकुलेशन है सिखाऊंगा कल, आज सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे। हम फिर क्या किया करते थे, इंट्रो की बात कर रहा हूं, हम बोनस प्रॉफिट बिफोर बोनस पकड़ते थे और इसको डिस्काउंट, ये परसेंटेज ऑफ बोनस डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ बोनस निकालते थे। बताओ कितने, ये क्या है, ये बाद में देखते हैं। $162। 162, तो आंसर क्या आ गया? 32। जरा चेक तो करो सही भी है आंसर, ये नहीं 3248 पे जरा 5% लगा के तो देखो, 5 है 10 है सवाल में। ओ इन्ना लिल्ला 10%, सॉरी भाई, दोबारा करो कैलकुलेशन। यार ये 10% है ना, 5% में समझ गया, ये 5% मेरी नजर में आ गया था। ये 5% तो रिसीवेबल्स, ये प्रोविजन है। 10%, 10 over 110 कर दो, चलो अच्छा होगा, रिवीजन भी होगी। अगर 5% बोनस होता तो 5 over 105, यानी कि परसेंटेज ऑफ बोनस डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ बोनस, तो 5 over 105, और यहां पे 10 है तो 10 over 110। हाँ भी बताओ, 310, और यहां पे क्या बच गया जी? 3100। अब जरा चेक करो 3100 पे 10% लगा के सही भी है या नहीं हमारा आंसर, देख लो। ठीक है, तो ये जादू कल इंशाल्लाह दोबारा रिवाइज करेंगे, ये वाला जादू, ठीक है ना, लेकिन ये याद उम्मीद आ भी गया होगा। अच्छा अब कहानी कहां छोड़ी थी हमने, ये 280 जो उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है, इसको हमने करना है रिवर्स। ठीक है, सही है, और होना चाहिए कमीशन एक्सपेंस डेबिट, कमीशन पेएबल क्रेडिट 310 से हमने सही सही अभी निकाल लिया, ठीक है ना, ये देखो। लेकिन अब मसला पता है क्या है, ये 280 पूरे का पूरा रिवर्स हुआ है, और फिर ये प्रॉफिट सही वाला निकला है, और फिर ये बोनस दोबारा निकला है, इसलिए कभी डिफरेंस के साथ ये एंट्री नहीं कर देनी। अब इसका तरीका पता है क्या है, आपने ये कहना है कि ये गलत वाला पूरा ही रिवर्स किया था, हमने पूरा ही रिवर्स किया था ना, तो बोलो कमीशन पेएबल डेबिट 280 से, और कमीशन एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, 280 से, और साथ ही आपने कहा ये तो गलत रिवर्स हो गया, अब जो सही था वो हमने अलग से किया है। ये बात समझ रहे हो मेरी? अल्टीमेटली फर्क नहीं पड़ना, लेकिन सॉरी, कमीशन एक्सपेंस डेबिट और कमीशन पेएबल क्रेडिट 310 से, और ये आपको नजर भी आएगा, ये एक्सपेंस आपको वर्किंग में क्रेडिट होता यानी एड बैक होता नजर आ रहा है, और ये एक्सपेंस आपको लेस होता नजर आ रहा है। इनको अलग इसलिए रखा, देखो अगर मैं ये ना भी करता ना, तो आप अगर इस 3100 पे आ रहे हैं तो आप देखें ना, तो 280 और 310 नेट होकर, अगर नेट से एंट्री करता भी रेक्टिफाइंग,
वो बिल्कुल सही होती है, आके गलत ही कर सकता था उसको, लेकिन यहां से आपको नजर नहीं आना था। आप कहना यार ये कहां गया, 280 310 आ रहा है, वहां पे नेट हो रहा है। बात समझो कि नहीं? ठीक है ना? तो यहां पे जैसे अलग था, मैंने यहां पे भी अलग कर दिया, तो सही है। ये हमारी रिक्वायरमेंट आ गई कि रॉन्ग को उल्टा दिया और ओरिजिनल को कर दिया, ताकि मेरी वर्किंग दोनों अलग अलग आए हैं, मुझे अलग अलग नजर आए। ठीक है? हाँ, ये तो समझ आ गया आपको, रॉन्ग भी समझ आ गया, उसका रिवर्स होना भी समझ आ गया। सिर्फ इस चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हो अभी भी, तो वो इंशाल्लाह कल रिवाइज करेंगे। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब बस क्लास खत्म कर रहे हैं। घर पे आपने क्या करना है, एक तो इन एमसीक्यूज को आपने देख लेना है अच्छे तरीके से एक बार, ये चारों एमसीक्यूज करके आइएगा। ठीक है? उसके बाद अब मैंने कल सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ठीक है? तो सीबी वाला सवाल और उससे अगला एक और सवाल होमवर्क में दिया था, जीटा वाला। इन दो सवालों को कोई क्वेश्चन होगा तो सिर्फ क्वेश्चन में आपको आंसर करूंगा कि फलां एडजस्टमेंट में मसला है, पूरा सवाल मैं आपके साथ नहीं करूंगा। नया होमवर्क कोई नहीं दे रहा। 4 एमसीक्यूज रह गए हैं टेस्ट के, वो करने हैं। जीटा और सिब्बी को देख लेना, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे। ठीक है? बाकी पूरे सवाल में यहां से पहले कोई मसला नहीं था, इसलिए रिलैक्स रहें, सारा सवाल सही करना। वैसे भी वो एक आधी एडजस्टमेंट बरकत के लिए होती है जो समझ नहीं आती। ठीक है जी? ओके, जिंदगी की तो कल मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज।